वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे सैन्य विज्ञान के बारे में, जो कि बीए सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आपको बता दूं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का मॉडल पेपर होगा, जिसके माध्यम से लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को आप जानने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो ये मॉडल पेपर एक प्रकार से आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स रखे गए हैं। जब आप बीए सेकंड सेमेस्टर में होते हैं, यानी कि बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में, तो आपको भारत का सैन्य इतिहास पढ़ना होता है सैन्य विज्ञान के अंतर्गत, ठीक है। और भारत का जो यानी मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है, उसके बारे में आपको जानना होता है। और ऑलरेडी मैं एक मॉडल पेपर इससे पहले 2022 में दे चुका था, लेकिन फिर भी आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे और कानपुर विश्वविद्यालय के पेपर भी लगे हुए हैं। और विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षाएं अभी नहीं हुई हैं, अगर उनकी परीक्षाएं होंगी तो ये लेक्चर उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न कैसे आपसे पूछेगा और उन प्रश्नों का उत्तर क्या होगा और कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, तमाम प्रकार के जो डाउट्स हैं आपके मन में, वो सारे के सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से दूर होने वाले हैं। चलें और तीव्र गति से हम जानने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, आर्यों का मूल स्थान सप्त सिंधु प्रदेश था, यह कथन किसका है? डॉक्टर अविनाश चंद्र दास का, या गंगा नाथ झा का, या डॉक्टर जायसवाल का, संपूर्णानंद का? तो आर्यों का मूल स्थान सप्त सिंधु प्रदेश था, ये डॉक्टर अविनाश चंद्र दास जी का कथन है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, किस वेद में विशाल सेना को महासेना कहा गया है? तो विशाल सेना को महासेना जो कहा गया है, वो यजुर्वेद में कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, ऋग्वेद में 10 राज्य युद्ध में कितने मनुष्यों के वध का उल्लेख मिलता है? तो लगभग और लगभग 29,000 मनुष्यों का एक प्रकार से वध हुआ मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, वैदिक काल की समयावधि है। वैदिक काल की समयावधि क्या है भाई? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के आसपास तक ये वैदिक काल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर पूछा जा सकता है, देखेंगे, ऋग्वेद में वैदिक कालीन सेना के कितने अंगों का उल्लेख मिलता है? 4, 6, 8 या 2? तो खास करके ऋग्वैदिक काल में वैदिकालीन सेना के जो अंग मिलते हैं, वो 2 के आसपास मिलते हैं। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर होगा। सेना के 2 अंग मिलते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, महाभारत में सेना की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? सेनामुख, गण, या गुलम, या पत्ती? तो से महाभारत में सेना की जो सबसे छोटी इकाई होती थी, उसको पत्ती कहा जाता था। ऑप्शन नंबर इसका दा में दिया है पत्ती, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 10 राग युद्ध जो है वो किस स्थान पर लड़ा गया था? या ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि 10 राग युद्ध जो है वो किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो वो पारुष्णवी नदी के तट पर लड़ा गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया है वैष्णवी, यही होगा पारुष्णवी नदी, ठीक है। अच्छा, पारुष्णवी नदी का मतलब है रावी नदी, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आप देखिएगा, महाभारत में सेना की सबसे बड़ी इकाई थी प्रतना, या फिर चमू, या वाहिनी, या अक्षौहिणी? तो महाभारत में सेना की सबसे बड़ी इकाई थी अक्षौहिणी सेना। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की जो सेना थी वो अक्षौहिणी में ही बटी हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, आर्यों का मुख्य हथियार क्या था? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। आर्यों का मुख्य हथियार क्या था भाई? तो आर्यों का मुख्य हथियार जो था वो धनुष बाण हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, ऋग्वेद में अग्नि को किसका दूत बताया गया है? चंद्रमा का, राजा का, सूर्य का, या वरुण का? तो ऋग्वेद में अग्नि को राजा का दूत बताया गया है। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, महाभारत काल में क्षत्रिय कितने विवाह कर सकते थे? तो महाभारत काल में क्षत्रिय 3 विवाह कर सकते थे। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न है, महाभारत के कुरुक्षेत्र में कौरवों को कितनी कौरवों की कितनी अक्षौहिणी सेनाएं थीं? तो कौरवों की जो अक्षौहिणी सेनाओं की अगर बात की जाए तो 8 अक्षौहिणी सेना कौरवों के पास थी। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, मनुस्मृति में कितने प्रकार की सेनाओं का वर्णन है? 4, 8, 3 या 6? तो मनुस्मृति में 8 प्रकार की सेनाओं का वर्णन है। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न देखिएगा, सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य, द्रविड़, विदेशी या फिर सुमेरियन? तो सिंधु सभ्यता के जो निर्माता थे वो आर्य सभ्यता के लोग थे, यानी आर्य लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का मतलब कब विकसित हुई? तो हड़प्पा सभ्यता कब विकसित हुई भैया? 2750 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, सिंधु वासियों का प्रमुख देवता कौन था? तो सिंधु वासियों का प्रमुख देवता पशुपति यानी कि भगवान शिव थे। महाराज भोलेनाथ, आपको पता होगा बाबा भोलेनाथ का इस समय महीना चल रहा है सावन का महीना, और बाबा विश्वनाथ की कृपा जिस पर पड़ जाती है, आप मान करके चलो कि भोले भरे रहे भंडार। क्या होता है कि भगवान शंकर जो होते हैं वो अगर उनकी भक्ति कोई करता है तो देने में पीछे नहीं हटते हैं। वो आपको अथाह धन संपदा भी दे सकते हैं, आपको एक निरोग्य भी कर सकते हैं। मतलब वो एक प्रकार से किसी प्रकार के बंधनों का एक प्रकार से ध्यान नहीं रखते हैं। जैसे विष्णु भगवान या ब्रह्मा जी जब वरदान देते हैं तो ध्यान रखते हैं कि भाई अपने को और भी काम करना है, सृष्टि में बाधा ना उत्पन्न हो, लेकिन भगवान शंकर ऐसा ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, वो बस अपने भक्तों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं अपना। तो महाराज बाबा भोलेनाथ जो हैं इन्हीं की पूजा सिंधुवासी किया करते थे। अगला प्रश्न है, इस समय तो शिव तांडव आप देख ही रहे होंगे हर जगह। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले अवलंबे लंबिताम भुजंग तंगमालिकम डमट डमट डमंड नाट बट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनुत्व न शिव शिवम। इसी प्रकार से और भी आगे है, मुझे तो लगभग याद ही है सारा, लेकिन अब यहाँ पर कहना उचित ना होगा, आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अभी ये जो गला बैठा हुआ है आप लोग देख ही रहे होंगे, तो बोलने में बड़ी प्रॉब्लम होती मुझे। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक पुरातन वेद कौन सा है? अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर ऋग्वेद? तो सर्वाधिक पुरातन वेद जो है वो ऋग्वेद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो नया वेद है मतलब थोड़ा सा, वो है अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगला प्रश्न आप देखिएगा, ऋग्वेद में पैदल सेना को किस नाम से जाना जाता था? तो प्रतना के नाम से जानते हैं, जो पैदल चलने वाली सेना होती थी, प्रतना। अगला प्रश्न आप देखेंगे, वैदिक काल में प्रमुख सेनांग था रथ सेना, हस्ती सेना, जल सेना या गुप्तचर विभाग? तो वैदिक काल में जो प्रमुख सेनांग हुआ करते थे वो रथ सेना। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से आपके सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, वैदिक काल में रथ सेना का प्रमुख हथियार था तलवार, धनुष, बाण, चक्र, गदा? तो वैदिक काल में रथ सेना का जो प्रमुख हथियार था, जो रथ पर लोग होते थे उनका हथियार क्या होता था? धनुष बाण होता था। रथ पर बैठे रहते थे और धनुष बाण से एक प्रकार से सेनाओं को मारा करते थे। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा महाभारत का युद्ध। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, महाभारत का संग्राम लड़ा गया था पांडवों और कौरवों के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, पांडवों में आपको पता होगा 5 भाई ये स्वयं थे, अर्जुन के सारथी थे भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, और इसके बाद में जो है मद्र नरेश, जैसे पांचाल नरेश, मतलब मद्र नरेश नहीं, पांचाल नरेश और एक आध दो और नरेश जहाँ पर ये अज्ञातवास काटे थे, वो सब एक प्रकार से इन्हीं के साथ थे पांडवों के साथ। बाकी कौरवों के साथ आपको बता दूं कि भीष्म पितामह स्वयं थे ही उधर। इसके अलावा आचार्य द्रोणाचार्य थे और कर्ण थे। आपको बता दूं कि भगवान परशुराम जी से जिन्होंने शिक्षा ग्रहण कर थी महाराज भीष्म, और इसके अलावा जो आचार्य द्रोण और कर्ण, ये तीनों इतने बलशाली थे कि इनके आगे कोई पांडवों के योद्धा टिक नहीं सकते थे। चाहे भीष्म पितामह की आप बात कर लो, चाहे आचार्य द्रोण की बात कर लो, चाहे कर्ण की बात कर लो, और तीनों को छल से ही मारा गया है। आप लोगों ने देखा होगा, तीनों को छल से ही मारा है। ये आप देखे होंगे, जैसे कर्ण का पहिया उसमें घुस जाता है, वो अपनी विद्या भूल जाता है। ठीक है, श्राप होता है, तब उसको अर्जुन मार देते हैं। निहत्थे पर वार करना नहीं चाहिए, ये बात तो आप देखते होंगे, सुनाई जाती है, लेकिन वो निहत्था हो गया था उस समय। तो अच्छा, उसमें ये बताया कि युद्ध के मैदान में कोई निहत्था नहीं होता है, क्योंकि उसके पास हथियार था। अब हथियार एक प्रकार से हथियार विहीन हो गया, तो फिर उसके बाद में सारी चीज़ें हुई। तो क्या हुआ कि कर्ण वाला जो सिस्टम है वो ऐसे मारा गया। भीष्म पितामह की बात आप कर ले तो भीष्म पितामह ने कहा था कि मैं किसी पांडवों का वध नहीं करूंगा, पहले से ही प्रतिज्ञा थे वो। इसके अलावा आप देखते हैं उन्होंने किसी पांडवों को नहीं मारा, और उन्होंने खुद अपना राज बताया कि भाई अगर शिखंडी को आगे करके मुझ पर मारोगे तो मैं उस पर बाण नहीं चलाऊँगा। तो वो ऐसे मर गए। आचार्य द्रोण की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि भाई अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा
एक प्रकार से हतोहथा बोले और युधिष्ठिर ने भी इस पर मुहर लगाई। बाद में उन्होंने कहा कि नरो या कुंजरो, लेकिन जब तब तक जाकर उन्होंने हथियार डाल दिया आचार्य द्रोण ने और बैठ गए पूरे मतलब कुरुक्षेत्र के बीच मैदान में। और फिर उसके बाद में धृष्टद्युम्न जो द्रौपदी का भाई था, पांचाली का भाई था, वो तुरंत कूद करके और तलवार से गला काट देता है आचार्य द्रोण का। तो ये एक प्रकार से क्या होता है, तीनों महारथियों को एक प्रकार से धोखे से मारा गया। और आपको बता दूं इन तीनों महारथियों के आगे कोई संसार में योद्धा टिकने वाला था ही नहीं। आपको बता दूं कर्ण के पास ऐसे ऐसे बाण थे कि अर्जुन ही नहीं बल्कि युधिष्ठिर, भीम और इन चारों भाइयों को तो एक बार छोड़ दिया था उसने, लेकिन अर्जुन के नाम की प्रतिज्ञा थी कि अर्जुन को मैं मारूंगा। कुंती ने कहा भी था कि 5 पांडव हैं, तुम आ जाओगे 6 पांडव और मतलब कि किसी को मारना मत। कुंती तो उन्होंने कहा कि भाई 4 को तो मैं नहीं मारूंगा, छोड़ दूंगा अगर मेरे तीर के नोक पर भी आ जाएंगे तो, लेकिन अगर अर्जुन मिल गया तो उसका वध मैं कर दूंगा, 5 पांडव आपके रहेंगे, ये उन्होंने बताया था। तो पांडव और कौरवों के बीच में लड़ा गया था महाभारत का संग्राम। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, महाभारत महाकाव्य की रचना किसने की है? तो महर्षि वेदव्यास जी ने की है। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, महाभारत का ऐतिहासिक युद्ध कहाँ लड़ा गया? तो कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया। अगला प्रश्न आप देखिएगा, कुरुक्षेत्र का ऐतिहासिक मैदान भारत के किस राज्य में है? तो हरियाणा में है। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, महाभारत युद्ध में कितनी अक्षौहिणी सेना का प्रयोग हुआ था? तो 8 अक्षौहिणी सेना तो उसी के पास थी, कौरवों के पास, बाकी 18 अक्षौहिणी सेना का प्रयोग कुल मिलाकर के हुआ था महाभारत के युद्ध में, 18 अक्षौहिणी सेना। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, कौटिल्य के अनुसार नायक का प्रतिवर्ष वेतन था। तो नायक का प्रतिवर्ष जो वेतन हुआ करता था वो 48,000 पर्ण के आसपास हुआ करता था। अगला प्रश्न आप देखिएगा, कौटिल्य के अनुसार एक पर्ण कितने सिक्के के बराबर होता था? तो एक पर्ण 90 सिक्के मतलब 90 पैसे के बराबर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कौटिल्य के अनुसार निम्नलिखित में से एक अंग पैदल सेना से संबंधित था। तो इनमें से कौन पैदल सेना से रिलेटेड था? भृतुक बल जो है ये पैदल सेना से रिलेटेड था, बाकी अटवी बल, मित्र बल और चमुक बल ये सब पैदल नहीं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, कौटिल्य ने कितने प्रकार के दुर्गों का वर्णन किया है? तो कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्गों का वर्णन किया है। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा, चाणक्य किस विद्यालय में आचार्य थे? तो चाणक्य जो थे वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य थे। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, चाणक्य द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति का नाम क्या है? तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है चाणक्य ने लिखी थी। इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, तक्षशिला वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो तक्षशिला जो है पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों को क्या कहा जाता था? सचिव, अमात्य, कुमार अमात्य या फिर महापात्र? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों को अमात्य कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में प्रांतों के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते थे? तो जो सर्वोच्च अधिकारी होते थे मौर्य काल में प्रांतों के, उनको कुमार अमात्य कहा जाता था। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कितने अमात्यों का उल्लेख किया है? तो अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने 18 अमात्यों का उल्लेख किया है। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न है, मेगास्थनीज ने किस ग्रंथ में मौर्य सैन्य प्रणाली पर प्रकाश डाला था? तो उसकी पुस्तक है इंडिका, उसी में मौर्य सैन्य प्रणाली पर प्रकाश डाला है उसने। अगला प्रश्न आप देखेंगे, मौर्य काल में मुख्य रूप से कितने प्रकार के सेनांगों का उल्लेख हुआ है? तो मौर्य काल में 4 प्रकार के सेनांगों का उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, मौल बल का आशय है। मौल बल का मतलब क्या होता था? राजधानी की सुरक्षा के लिए सुप्रशिक्षित क्षत्रियों से निर्मित सेना जो होती थी उसको मौल बल कहा जाता था, जो राजधानी की सुरक्षा करते थे और सुप्रशिक्षित मतलब कि एक प्रकार से ट्रेनिंग से परिपूर्ण, एक अच्छी ट्रेनिंग से परिपूर्ण होते थे क्षत्रिय लोग, उनको एक प्रकार से उनके द्वारा बनी गई सेना को मौल बल कहा जाता था। अगला प्रश्न है, औदक दुर्ग की क्या विशेषता थी भैया? तो औदक दुर्ग की विशेषता की अगर बात की जाए तो औदक दुर्ग मतलब नदी तथा जल तालाब से घिरा हुआ होता था, उसको औदक दुर्ग कहा जाता था। ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न आप देखिएगा, बंद दुर्ग का क्या आशय है। बंद दुर्ग, बंद दुर्ग का मतलब क्या होता है भाई। बंद दुर्ग की अगर बात की जाए तो बंद दुर्ग का आशय होता है दलदल और कटीली झाड़ियों से घिरे हुए जो दुर्ग होते थे वो बंद दुर्ग कहे जाते थे। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, मोहम्मद गौरी ने भटिंडा पर कब्जा किया था, कब किया था। 1191 में। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, तराइन के संग्राम में पृथ्वीराज के पास कितने हाथी थे। तो तराइन के संग्राम में पृथ्वीराज के पास 3000 के पास, मतलब 3000 के लगभग में हाथी थे। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, तराइन का द्वितीय युद्ध या द्वितीय संग्राम कब हुआ था। तो 1191 में हुआ था प्रथम तराइन का युद्ध, और 1192 में हुआ था द्वितीय। तो द्वितीय पूछा गया है, और दोनों पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में ही लड़ा गया युद्ध है। ऑप्शन नंबर दा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1192 में तराइन का सेकंड युद्ध लड़ा गया है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, तराइन के द्वितीय संग्राम में गौरी ने अपना शिविर पृथ्वीराज के शिविर से कितनी दूर लगाया था। तो तराइन के द्वितीय संग्राम में गौरी ने अपना शिविर जो लगाया था पृथ्वीराज के शिविर से, वो 10 मील की दूरी पर ही लगाया था। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, हिंदू सेना पहली बार लड़ाई की सेना की तुलना में बहुत छोटी थी, यह कथन है। तो हिंदू सेना पहली लड़ाई की सेना की तुलना में बहुत छोटी थी, यह कथन किसका है। तो यह कथन यदुनाथ सरकार एक इतिहासकार है, उन्होंने कहा था। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, मुसलमान इतिहास के मतलब इतिहासकार के अनुसार तराइन के द्वितीय संग्राम में पृथ्वीराज के पास कितने अश्वारोही थे, मतलब घोड़े वाले सैनिक कितने थे भाई पृथ्वीराज के पास। तो 3 लाख के आसपास थे। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, मोहम्मद गौरी की सेना कितने भागों में बटी थी। तो मोहम्मद गौरी की सेना 5 भागों में बटी हुई थी। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न है, सोमनाथ की लड़ाई कब लड़ी गई भाई, बताएं। सोमनाथ की लड़ाई कब लड़ी गई, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो सोमनाथ की जो लड़ाई लड़ी गई थी वो 1026 ईस्वी में लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तराइन की निर्णायक लड़ाई कब लड़ी गई, यानी तराइन का तृतीय युद्ध की बात कर रहा है, मतलब द्वितीय युद्ध की। तो 1192 में लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पानीपत मतलब कि पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। तराइन का केवल 2 युद्ध हुआ है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में। अगला प्रश्न है, भारत का हेस्टिंग्स किस लड़ाई को कहा जाता है। तो भारत का हेस्टिंग्स जो है तराइन संग्राम को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर दा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, तराइन की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई थी। तो तराइन की जो लड़ाई है वो सरस्वती नदी के तट पर लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय संग्राम किसके और किसके बीच में लड़ा गया था। तो तराइन का द्वितीय संग्राम जो था वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही लड़ा गया था। फर्स्ट और दोनों ही एक प्रकार से इन दोनों के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, पानीपत का प्रथम संग्राम कब हुआ। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। अगला प्रश्न आप देखिएगा, पानीपत का प्रथम संग्राम बाबर के पास, मतलब पानीपत के प्रथम संग्राम में बाबर के पास कितनी सेना थी। तो उस समय बाबर के पास जो सेना थी वो 25,000 सेना के आसपास थी। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बाबर की सेना के अग्रदल को क्या कहते थे। तो बाबर की सेना में जो अग्रदल हुआ करते थे उनको हरावल कहा जाता था। ऑप्शन नंबर दा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अकबर का जन्म कब हुआ था। 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ था। 15 अक्टूबर को 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म होता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, मान सिंह की मृत्यु कब हुई भाई, फटाफट से आप लोग बताएंगे। तो मान सिंह की मृत्यु की अगर बात की जाए तो मान सिंह की जो मृत्यु हुई थी भाई वो कब हुई थी, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, चारों ऑप्शन गलत हैं। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, मान सिंह की जो मृत्यु हुई थी वो 6 जुलाई 1614 ईस्वी में मृत्यु हुई थी, और जन्म हुआ था इनका 21 दिसंबर को 1550 में, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है, तो आपको ऑप्शन में आप किसी भी ऑप्शन में कर सकते हो, क्या 1614 आप कर लीजिएगा, ठीक है, 1614। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, अंग्रेज़ों ने अमृतसर संधि कब की, बताएं। तो अंग्रेज़ों ने अमृतसर की संधि जो की थी
वो कब करी थी भाई? 1809 ईस्वी में करी थी। और रणजीत सिंह सिख नेता थे, रणजीत सिंह, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों के बीच में अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, शिवाजी की अश्वारोही सेना में कितने प्रकार के सैनिक थे? तो शिवाजी की अश्वारोही सेना में 2 प्रकार के सैनिक हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, शिवाजी की सेना में प्रारंभ में सैनिकों की संख्या कितनी थी? यानी शुरुआत में तो 1200 के आसपास थी। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, पानीपत का तृतीय संग्राम जो लड़ा गया वो किस सन में लड़ा गया था? तो पानीपत का जो तृतीय संग्राम था वो 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, सोबराव का संग्राम किस सन में लड़ा गया? भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये सब हो रहे हैं और आपकी परीक्षा में हूबहू पूछे जाएंगे। तो सोबराव का जो संग्राम है या युद्ध है वो 1846 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1846। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, सोबराव के संग्राम में कितने अंग्रेज सैनिक मारे गए थे? तो सोबराव के संग्राम में 320 अंग्रेज सैनिक मारे गए थे। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, रणजीत सिंह की मृत्यु किस सन में हुई थी? तो महाराज रणजीत सिंह की जो मृत्यु हुई थी वो 1839 में हुई थी। ऑप्शन नंबर दा करेक्ट आंसर होगा, 27 जून को। ओके, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रथम सिख युद्ध। अच्छा, रणजीत सिंह की मृत्यु 58 वर्ष की उम्र में ही हो गई थी, ये बात ध्यान रखिएगा, 27 जून 1839 को। अगला प्रश्न, प्रथम सिख युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्रथम सिख युद्ध 1845 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के विरुद्ध अभियान का प्रारंभ किया? तो उसने 1757 में प्रारंभ किया था रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के विरुद्ध अभियान। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि यह स्वतंत्रता संग्राम था, यह किसने कहा था? 1857 की क्रांति को या 1857 में जो संग्राम हुआ था उसको किसने कहा था कि भाई ये स्वतंत्रता संग्राम था? तो इसको किसने कहा था भाई? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसको कहा था डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने, इतिहासकार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आपसे पूछा था बेलूर विद्रोह कब हुआ था? तो 1816 में हुआ था, ये सब ध्यान रखिएगा। ओके, तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी? 1859 में दी गई थी। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? 1858, 17 जून। ओके, आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यह स्वतंत्रता संग्राम था, तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इसको कहा है। अगला प्रश्न है, नाना साहेब और तात्या टोपे ने विद्रोह किया, कब विद्रोह किया था भाई? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बताइए, नाना साहेब और तात्या टोपे ने विद्रोह किया था तो 5 जून 1857 को किया था। ऑप्शन नंबर दा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, सैन्य व्यवस्था को देखने के लिए एक मिलिट्री बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो एक मिलिट्री बोर्ड की स्थापना 1775 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, सोबराव की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो सोबराव की लड़ाई 1846 में 10 फरवरी को लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, सोबराव की लड़ाई कब मतलब कि लड़ी गई थी? सोबराव की लड़ाई तो 1846 में लड़ी ही गई थी, लेकिन पूछा जा रहा है कि लड़ाई लड़ी गई थी किसके किसके बीच में? तो ये सिख और अंग्रेज़ों के बीच में सोबराव की लड़ाई लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, सोबराव की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई थी? तो सोबराव की लड़ाई जो लड़ी गई थी वो लड़ी गई थी सतलज नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, सोबराव की लड़ाई में ब्रिटिश कमांडर कौन था? तो सोबराव की लड़ाई में ब्रिटिश कमांडर जो था वो लॉर्ड गफ था। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सोबराव की लड़ाई में सिख सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो तेज सिंह जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, सिख पंथ के प्रवर्तक कौन थे? तो सिख पंथ के प्रवर्तक कौन थे? गुरु नानक देव। ऑप्शन नंबर दा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सिख सैन्य संगठन हेतु खालसा नामकरण किसने दिया था? तो गुरु गोबिंद सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब प्रश्न आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे भाई?
तो सिखों के अंतिम गुरु जो थे उनका क्या नाम है? सभी को पता होगा, गुरु गोबिंद सिंह जो है वो सिखों के अंतिम गुरु थे। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो शुकर चकिया मिसल जो है उससे रिलेटेड थे ये रणजीत सिंह। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, सिखों की पवित्र ग्रंथ का नाम बताइए। तो सिखों के पवित्र ग्रंथ का नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। ऑप्शन नंबर बा में दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सर्वप्रथम अपनी सेनाओं को यूरोपीय पद्धति पर गठित करने का श्रेय किस भारतीय सेनानी को प्राप्त है? तो किसको प्राप्त है भैया? वो टीपू सुल्तान को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अध्यक्ष मिस्टर मैगल्स ने ब्रिटिश संसद की घोषणा की। तो बताएं, मैगल्स ने ब्रिटिश संसद की घोषणा कब करी थी? तो 1857 में करी थी। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, पहले मद्रास कमांड के अंतर्गत अपने वाले अपने वाले बर्मा को किस सन में एक अलग स्वतंत्र कमांड में संगठित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1903। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल मिलिट्री कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की गई? देहरादून में की गई थी। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे, ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हो जाने के कारण दहेज के रूप में कौन सा राज्य ब्रिटेन के कब्जे में आ गया था? तो गोवा राज्य जो है ब्रिटेन के कब्जे में आ गया था। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक बार सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित करी? तो 1600 ईस्वी में स्थापित कर दी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, भारत में राजनीतिक सत्ता प्राप्ति हेतु आंग्ल फ्रांसीसी संघर्षों को कहा गया। तो आंग्ल फ्रांसीसी संघर्षों को कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते, फर्स्ट कर्नाटक युद्ध, सेकंड, थर्ड, इस प्रकार से। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव जो था वो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है उसको। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? 1773। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न अगला आपकी परीक्षा में आ सकता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था 1786 में। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, भारत का प्रथम मुक्ति संग्राम कब लड़ा गया? तो भारत का प्रथम मुक्ति संग्राम जो लड़ा गया था वो 10 मई 1857 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो 1857 की क्रांति है उसी को मुक्ति संग्राम भी कहा जाता है प्रथम। अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन समाप्त हुआ था वो 5 सितंबर 1858 को समाप्त हुआ। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस डेट से ही 1858 से ही आपको पता होगा कि भारत में ब्रिटिश शासन एक प्रकार से ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सत्ता चली गई, रानी अब शासन करने ब्रिटेन अब भारत पर शासन करेगा, अभी तक कंपनी कर रही थी। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 1857 के मुक्ति संग्राम के समय भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल था कौन? अर्ल हाफ कैनिंग। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, 1965 में सर्वप्रथम पाकिस्तान ने भारत के किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो उसने कच्छ के रण पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कच्छ के रण का जो है क्षेत्रफल जो था वो कितना था? तो लगभग 20,720 वर्ग किलोमीटर के आसपास था। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे सभी लोग, एक बार सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को अमेरिका से कौन से टैंक प्राप्त हुए थे? बताएं। तो पाकिस्तान को अमेरिका से जो टैंक प्राप्त हुए थे वो पैटेंट टैंक प्राप्त हुए थे। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, भारतीय सेना ने टिथवाल पर कब अधिकार कर लिया था? तो भारतीय सेना ने टिथवाल पर जो आक्रमण किया कि अधिकार कर लिया था वो 25 अगस्त 1965 तक कर लिया था। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, कच्छ के रण की भूमि कैसी है?
तो कच्छ के रण की भूमि कैसी है भैया? दलदली टाइप की है। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, कश्मीर में पूंछ का क्षेत्रफल क्षेत्र समुद्र तल से कितना ऊंचा है? तो लगभग 8600 फीट ऊंचा है। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है कि भारत पाक युद्ध 1965 में समझौता कहाँ पर हुआ था? तो ताशकंद में हुआ था समझौता। इसको ताशकंद समझौता भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, 1965 ईस्वी में पाकिस्तान के द्वारा भारत पर आक्रमण करने की जो अवधि है, उस अवधि में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? तो जब 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान के साथ किस प्रकार व्यवहार करता था? तो वो औपनिवेशिकों का व्यवहार करता था। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1971 ईस्वी में भारत पाक युद्ध के समय भारत के विदेश मंत्री कौन थे? तो उस समय सरदार पूर्ण सिंह जो थे, स्वर्ण सिंह, वो भारत के विदेश मंत्री थे। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, वह क्या था? शिशुओं की हत्या, बुद्धिजीवियों को मारना, स्त्रियों से बलात्कार, या फिर ये सभी चीज़ें? तो ये सभी क्रियाएं हो रही थी। पाकिस्तान ने, पूर्वी पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लोगों के साथ ऐसे कई व्यवहार की, शिशुओं की हत्या कर दी, बुद्धिजीवियों को मारना प्रारंभ कर दिया, स्त्रियों से बलात्कार करने प्रारंभ कर दे। अगला प्रश्न आप देखेंगे और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, लगभग आप लोगों ने 80 से 90 या लगभग 100 प्रश्न के आसपास आप लोगों ने जान लिया। प्रश्न है, पाकिस्तान ने भारत पर दूसरी बार कब आक्रमण किया था? तो 3 दिसंबर 1971 को। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को जान लिया। आप देखिए, ये कई सारे प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा में ऐसे आ सकते हैं, और इन सभी प्रश्नों को मैंने आपको बता दिया, यानी मॉडल पेपर आपको मैंने दे दिया। आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं इसको और जान सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद।